आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास 10th के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक जो चैप्टर है यानी द्विघात समीकरण नामक जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को और उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस शानदार से चैप्टर को पढ़ने के लिए और एक बार में पूरा रिवीजन करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले जो चैप्टर्स बताए गए आप लोगों ने उसकी वीडियो देख ली होगी, उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जो पहले चैप्टर के ऊपर है, दूसरे चैप्टर के ऊपर और तीसरे चैप्टर के ऊपर है। तो आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं सब लोग सेशन को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता दें जिससे कि वे सभी बच्चे आके इस लाइव सेशन को अटेम्प्ट कर पाए। तो हम लोग अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं या द्विघात समीकरण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण की उत्पत्ति होती है, उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं और द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में पाया जाता है। यानी अगर किसी भी पॉलिनोमियल को p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा गया हो तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आता है? अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं तो इससे जिस समीकरण की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी भी द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर रख दिया जाता है तो हमें जिस समीकरण की प्राप्ति होती है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग p ऑफ x बराबर 0 रख दें, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रख दें तो यहाँ से जिस समीकरण की प्राप्ति होती है इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। और यह द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है यानी जनरल टर्म है, जनरल टर्म। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है तो आप उसको बताएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और ये कैसे निकल के आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करने पर निकल के आता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की गई, हम लोग उसके विषय में बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है और c दिखाई दे रहा है। a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है और c दिखाई दे रहा है। a क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे a क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। b क्या है? यक्स का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ यक्स। b क्या है? यक्स का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ यक्स। और हमारा c क्या है? c है हमारा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपसे कोई abc के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं a यक्स स्क्वायर का गुणांक है, b यक्स का गुणांक और c क्या है? अचर पद। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? हमें ये बात याद रखनी है कि द्विघात समीकरण के लिए a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यानी कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अस्तित्व के लिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। और हमें क्या याद रखना है? जो हमारा a है, b है और c है ये सभी रियल होने चाहिए। मतलब a का मान, b का मान और c का मान हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। रियल का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। a को छोड़कर b और c 0 भी हो सकता है। तो हमें इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है। अगली बात हमें क्या याद रखनी है? द्विघात समीकरण कब होगा? द्विघात समीकरण तभी होगा जब यक्स की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। जब यक्स की अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात 2 होती है तभी हमारा दिया गया समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इतनी बातों को, इतनी टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का जब हम लोग परिचय कर लिए कि किस रूप में पाया जाता है और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और इसमें कौन कौन से टर्म काम करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिख दें यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। दूसरा अगर हम लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17 बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। तीसरा अगर हम लोग ले लें 1/2x स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 17/3 बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। चौथा अगर हम ले लें करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में 5x प्लस करड़ी में 17 बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। पांचवा अगर हम ले लें करड़ी में 3x की पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पहला वाला द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें यक्स की अधिकतम घात क्या है? 2 है। और कोई पूछेगा a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान क्या है? 6 है। दूसरे वाले में द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि यक्स की अधिकतम घात क्या है? 2 है।
अगर यहाँ कोई a की वैल्यू पूछेगा तो 2 है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 17 है। तीसरे वाले को अगर हम लोग देखें तो यह भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है 2 है। यहाँ पे अगर कोई a की वैल्यू पूछेगा तो 1/2, b की वैल्यू पूछेगा -5/2 और c की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 17/3। चौथे वाले में अगर कोई देखे कहते द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है और a की वैल्यू यहाँ क्या है करड़ी में 3, b की वैल्यू क्या है करड़ी में 5 और c की वैल्यू क्या है करड़ी में 17। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है और a b c रियल है तो वह अपने आप में क्या है द्विघात समीकरण है। लेकिन इस वाले में हम लोग देखें अगर तो इसमें x की अधिकतम घात हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 2/3 है और 2/3 का मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, तो इसका मतलब यह 1 से कम है और यह जो घातांक है वह किस में है बटे में है और यहाँ x की अधिकतम घात हमें जो दिखाई दे रही है वह 1 दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए x की अधिकतम घात 2 चाहिए और ABC की वैल्यू जो है वह रियल होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पहचान डेफिनेशन सब समझ में आ गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट, कभी कभी इसको मूल और हल भी कह देते हैं, तो इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे हम लोग मूल कह दें चाहे हम लोग हल कह दें हिंदी में, और इंग्लिश में रूट कह दें चाहे सॉल्यूशन कह दें। अब कोई पूछे द्विघात समीकरण के मूल या हल से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे किसी दिए गए द्विघात समीकरण, किसी दिए गए द्विघात समीकरण में प्रयोग किए गए चर के वे मान, किसी द्विघात समीकरण में प्रयोग किए गए चर के वे मान जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, उस द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं, उस द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उन वेरिएबल की वे वैल्यू जिस पे वह समीकरण क्या हो जाता है सेटिस्फाई हो जाता है, चर के वही मान उसके क्या कहलाते हैं मूल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हमारे पास द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 हो, कोई पूछ दे इसका मूल बताइए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ x बराबर चाहे +1 रख दें चाहे -1 रख दें, दोनों स्थितियों में यह हमारा समीकरण क्या हो जाता है संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग x बराबर +1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 0 आ जाएगा, और अगर हम लोग x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो x बराबर 1 और -1 इस समीकरण के क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों मान इसको क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास आ जाए x² - 4 बराबर 0 तो इसके मूल हो जाएंगे x बराबर +-2, क्योंकि x बराबर 2 रखा जाए चाहे -2 रखा जाए समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर x² - 9 बराबर 0 हो तो यहाँ इसके मूल हो जाएंगे x बराबर +-3, x² - 16 बराबर 0 रखा हो तो इसके जो मूल हो जाएंगे x बराबर +-4। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण में x के जो मान उस समीकरण को सेटिस्फाई कर देते हैं, अर्थात जिसको रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, वो उसके क्या कहलाते हैं मूल कहलाते हैं। पहले में +-1 मूल है, इसमें +-2, इसमें +-3, इसमें +-4। तो हम लोग मूल समझ गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण के मूल को यानी हल को प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। अब हम लोग उन विधियों के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। हमारे सिलेबस के अनुसार जिन 2 विधियों के बारे में हमें पढ़ना है उसमें पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, और जो हमारी दूसरी विधि है उसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र यानी श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हमें बेसिकली इन्हीं दोनों विधियों के बारे में अध्ययन करना है और इन्हीं दोनों विधियों के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, एक गुणनखंड विधि से और एक श्रीधराचार्य विधि से। अब हम लोग दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण व्यापक रूप में ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो और हमें इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मध्य पद है अर्थात जो हमारा b है
हम इसको ऐसे दो भागों P और Q में बांट देते हैं कि जब हम लोग इन दोनों का योग करें तो हमें B के बराबर प्राप्त हो, और जब हम इन दोनों का गुणा करें तो हमें A इंटू सी के बराबर प्राप्त हो, अर्थात पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के बराबर प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम जो बीच वाला टर्म होता है उसको दो भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग बांट के इस प्रकार से स्प्लिट मेथड द्वारा अपना फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस प्रकार के मेथड को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारा मध्य पद क्या है, 5 है। हम अगर इसको 3 और प्लस 2 में बांट देते हैं तो हमारा 3 और 2 जोड़ने पर 5 आ जाएगा, और जब हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं a इंटू सी यानी 1 इंटू 6 से भी 6 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा यह जो स्प्लिट किया हम लोग विभाजित किया वो हमारा सही है, क्योंकि जोड़ने पर 5 के बराबर आ रहा है और गुणा करने पर 6 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 की जगह पे 3 प्लस 2 और बाहर एक्स प्लस 6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे एक्स प्लस 3 हो जाएगा, पूरे में एक्स प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब बारी बारी से अगर हम 0 के बराबर रखें इन्हें, अगर हम लोग x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा x का मान -3 आ जाएगा, और दूसरा अगर हम लोग x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। और हम लोग इस प्रकार यहाँ मूल प्राप्त कर लिए x बराबर -3 और -2। उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके जो सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस विधि को समझने के पश्चात अपनी दूसरी विधि के ऊपर चर्चा करते हैं, और जो हमारी दूसरी विधि है वह है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, अगर हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र की बात करें, हमारा अगर कोई द्विघात समीकरण व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया हो तो श्रीधराचार्य महोदय ने, श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे, उन्होंने एक मेथड प्रदान किया और अपने मेथड में उन्होंने एक फार्मूला दिया कि अगर हम लोग x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का प्रयोग करें और इसमें वैल्यूज को पुट करें तो हम इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे b क्या है हमारा x का गुणांक, a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c क्या है हमारा अचर पद। तो हम लोग अगर a b c की वैल्यू निकाल के दिए गए समीकरण से इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें उस दिए गए द्विघात समीकरण का क्या प्राप्त हो जाता है, मूल प्राप्त हो जाता है। तो जब हम लोग इस फार्मूले द्वारा करते हैं तो इसी मेथड को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक द्विघात समीकरण ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए, और इसके लिए अगर हम लोग श्रीधराचार्य विधि लगाएं तो हम लोग सबसे पहले दिए गए समीकरण की कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। जब इसकी तुलना कर देंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू 7 मिल जाएगी और c की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अब हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे तो x बराबर -b की जगह -7 हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे b स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4ac 4 इंटू 1 इंटू 12 हो जाएगा, अपॉन 2a से 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस करड़े में 49 माइनस 48 बटे 2, यानी -7 प्लस -1 बटे 2, 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। अब वहाँ से एक बार हम लोग प्लस मूल ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। जब हम लोग प्लस लेंगे तो क्या आएगा -7 प्लस 1 अपॉन 2 -6 अपॉन 2 यानी -3, और जब हम लोग माइनस ले लेंगे, माइनस मूल ले लेंगे तो x बराबर -7 माइनस 1/2 -8/2 यानी -4। तो इस प्रकार हमारा मूल आ गया -3 -4, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो हमें केवल ABC की वैल्यू देख लेनी है समीकरण से और उसको फार्मूले में रख देना है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले द्वारा जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 2 अलग अलग मूल लेंगे तो हमें दोनों मूल ज्ञात हो जाएंगे द्विघात समीकरण के। तो इस प्रकार हम लोग दोनों विधियों के ऊपर चर्चा कर लिए जो बोर्ड पेपर के लिए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने की विधियों की चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल दोनों निकालने के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो अगर हम लोग व्यापक रूप में जनरल टर्म में द्विघात समीकरण ले लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके हम लोग देख रहे हैं घात कितनी, अधिकतम द्विघात समीकरण में 2 घात है तो इसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक मूल को हम लोग अल्फा मानते हैं, एक मूल को हम लोग क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला यहाँ से क्या आता है, मूलों का योगफल।
मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और मूलों का योगफल किस हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके बराबर होता है, फार्मूले के अनुसार -b/1, यानी माइनस यक्स स्क्वायर का माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा यह पहला फार्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। और हमारा मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a। c हमारा क्या है, अचर पद, और a क्या है हमारा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फार्मूले हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये पता होने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, इसी कंसेप्ट को हम आपको और समझा रहे हैं। अगर कभी कभी हमें दोनों मूल पता हो, द्विघात समीकरण के हमें दोनों मूल पता हो, दोनों मूल पता हो अर्थात दोनों मूल ज्ञात हो, तब अगर हमसे द्विघात समीकरण पूछ ले कि तब वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके दोनों मूल ज्ञात हो, यानी दोनों मूल ज्ञात होने पर अगर हमें द्विघात समीकरण निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, पहले मूल को हम लोग अल्फा मान लेंगे जो दिया रहेगा, और दूसरे मूल को हम लोग बीटा मान लेंगे। यानी अल्फा और बीटा अगर हमें पता हो और हमें द्विघात समीकरण निकालना हो, तो उसका प्रोसेस होता है निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है k टाइम्स ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या होता है 0, अर्थात k टाइम्स यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, और बराबर क्या 0। अगर हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग कर दें तो हम लोग आसानी से द्विघात समीकरण अपना निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। यहाँ कोई पूछे k क्या है तो आप बता दीजिएगा k हमेशा कोई ना कोई रियल वैल्यूज रहेगी। हम लोग आसान के लिए k बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हम लोगों को व्यापक रूप में पूछेगा तो आप k टाइम्स में आंसर देंगे, और अगर नॉर्मली पूछ लेगा k बराबर 1 के लिए भी अगर आप दे देंगे तो अभी जो द्विघात समीकरण होता है वह सही माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। हमें दोनों मूल अगर ज्ञात हो अल्फा बीटा, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके अपना द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, या इस मेथड को यूज करके द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो हम लोग मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दोनों मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण कैसे निकाले जा सकते हैं, इन सब के ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करना, विविक्तकर ज्ञात करना। विविक्तकर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब हमें द्विघात समीकरण का विविधकर निकालने के लिए भी दे सकता है। अगर हमसे द्विघात समीकरण का विविधकर पूछे और हमारा व्यापक रूप में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो हम लोग विविधकर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, और D बराबर विविधकर निकालने का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, विविधकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटा सा ही बता दे रहे हैं। अगर हमारे पास दिया हो यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के लिए विविक्तकर का मान बताइए, विविक्तकर का मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3 है। तो हमारा d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा 4 और -12 यानी -8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम लोग इस फार्मूले का यूज करके किसी भी द्विघात समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, विविधकर निकाल सकते हैं। अब जो अगला कंसेप्ट आता है विविधकर के ऊपर, हम लोग विविधकर क्यों पढ़ते हैं। विविधकर को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात कर पाए। अगला कंसेप्ट हमारा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो हम लोग प्रकृति जो निकालते हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं, विविक्तकर की सहायता से निकालते हैं। इसीलिए हम लोग विविधकर का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग विविक्तकर की सहायता से निकालते हैं। जब हम लोग मूलों की प्रकृति निकालने जाते हैं तो विविधकर के आधार पर हमें 3 कंडीशन प्राप्त होती है। एक, d ग्रेटर देन 0, दूसरा d बराबर 0, और तीसरा d लेस देन 0। तो अगर हमारे पास d की वैल्यू हम लोग निकालें तो हमारे पास 3 सिचुएशन बन सकती है। d का मान 0 से बड़ा आ सकता है, d का मान 0 के बराबर आ सकता है, और d का मान 0 से छोटा आ सकता है। जब लल्ला हमारा d का मान 0 से बड़ा आएगा अर्थात धनात्मक आएगा, d का मान 0 से बड़ा आएगा अर्थात क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो हमारा जो मूल होगा वह वास्तविक होगा, वास्तविक होगा।
परिमेय होगा तथा असमान होगा, तथा क्या होगा, असमान होगा। अगर हमारे d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा तथा क्या होगा, असमान होगा। दूसरी कंडीशन, अगर d का मान हमारा 0 के बराबर आ जाता है तभी भी जो मूल होता है, d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा मूल होता है वास्तविक होता है। इस कंडीशन में भी हमारा मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। दूसरी बात, परिमेय होता है, लेकिन इस बार हमारा मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक, परिमेय तथा क्या होता है, समान। जब d का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक की स्थिति रहेगी तब मूल वास्तविक, परिमेय तथा असमान, और जब d का मान 0 के बराबर तब मूल वास्तविक, परिमेय तथा समान हो जाएगा। और जैसे d का मान 0 से छोटा हो जाएगा अर्थात d का मान ऋणात्मक आने लगेगा, तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा मूल होता है वह वास्तविक न होकर काल्पनिक हो जाता है। कभी कभी इसको काल्पनिक हम लोग कहते हैं, कभी कभी इसको हम लोग अवास्तविक भी कह लेते हैं, और कभी कभी इसी को हम लोग अधिकल्पित भी कह लेते हैं। तो तीनों में से कोई भी शब्द पेपर में दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह d का मान 0 से छोटा है, तब हमारा मूल काल्पनिक भी उसी को कह सकते हैं, अथवा अवास्तविक भी कह सकते हैं, अथवा अधिकल्पित भी कह सकते हैं। तो जब d का मान 0 से छोटा होता है अर्थात ऋणात्मक होता है तब मूल हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों बातें आप लोग विविधकर के आधार पर मूल की प्रकृति के लिए याद रखिएगा कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, जब बराबर होगा तब क्या होगा, जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब इसमें आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग विविधकर के बारे में समझ गए, और विविधकर के आधार पर मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मूलों की प्रकृति को भी अच्छे से समझ पाए तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, चलो उसके ऊपर ध्यान दें। हमारे पास क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कभी कभी प्रश्न में दिया होता है कि यदि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है, तब किसी भी चर का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। किसी भी वेरिएबल का मान, चाहे k दिया हो, चाहे p दिया हो, चाहे a दिया हो, कुछ भी ऐसे कोई हमें वेरिएबल दे देगा, हमें उसका मान पूछेगा, लेकिन पहले लिखेगा ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो जिस प्रश्न में हमें ये लिखा रहता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है, उसमें हम लोग हमेशा जो हमारा d होता है उसको किसके बराबर लेके चलते हैं, 0 के बराबर। जिस भी सवाल में कहेगा द्विघात समीकरण के मूल समान है, वहां पे हम लोग लिख देंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है इसलिए d बराबर क्या रखने पर 0, और फिर d की वैल्यू b² - 4ac बराबर 0 में रखते हैं जब हम लोग, तो वो वेरिएबल जो पूछा गया होता है उसकी वैल्यू हम लोग आराम से क्या कर देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से डील कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहले सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ तक के कंसेप्ट में मूल निकालने तक की सारी बातें, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सब लोग सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि, और सब प्रीवियस ईयर हैं, यदि x² - 1/9 बराबर 0 तब x का मान। सबसे पहला क्वेश्चन, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, लल्ला ध्यान से देखते जाइए, x² - 1/9 बराबर 0 है तो x² बराबर 1/9 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 1/9 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तब x का मान बताइए। अगर हम लोग इसको हल करें, 1/x² + 5 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 5 बराबर 9 हो जाएगा, x² बराबर 4 आ जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 4, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तब x का मान बताइए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² - 2 बराबर 1/7, यानी x² - 2 बराबर 7, यानी x² बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 9, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-3। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x² और बराबर 2/x। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस 2x² बराबर, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 1/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 तो ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग बहुत आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग 5th क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है समीकरण 5 गुणे ब्रैकेट में x - 5 और इंटू x + 5 और बराबर 55 का हल। हमें इसको हल करना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे यहाँ लग जाएगा क्या x - 5 और x + 5 वर्गांतर से x² - 25 हो जाएगा बराबर 55। अब यहाँ से 5 हम लोग काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो x² - 25 बराबर 11, तो x² बराबर 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 36 यानी +-6, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल बताइए। तो इसको हम लोग हल कर देंगे, तो x² - 4 बराबर 0, x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 4, तो +-2 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हम लोग 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल बताइए। तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हम लोग इसमें गुणनखंड विधि लगा देंगे। x² - 2x + 1 बराबर 0, x² - x + 1 बराबर 0, x कॉमन x - 1 कॉमन x - 1 बराबर 0, x - 1 कॉमन तो x - 1 बचेगा। हम दोनों को 0 बराबर करेंगे बारी बारी से। x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, पुनः x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। इसका मतलब इसका मूल हो जाएगा 1, यानी दोनों मूल इसके क्या है समान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवाल हम लोग फटाफट कर लिए और हम लोग समय भी नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपको सारे सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, आप लोग सारे सवालों को अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। अब हम लोग सारे क्वेश्चन और अच्छे से नोट करते जाएगा लल्ला। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 3x - 10 बराबर 0। हम इसको लिख देंगे x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। 5 और 2 को जोड़ेंगे, -5 + 2 को तो -3 आ जाएगा। x कॉमन x - 5 + 2 कॉमन x - 5 बराबर 0। पूरे में x - 5 कॉमन ले लेंगे, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। जब इन दोनों को बारी बारी 0 बराबर करेंगे, एक बार x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, और दूसरे को x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इस प्रकार हमारा मूल आ गया x बराबर 5, -2, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग। हमें इसके मूलों का योग बताना है। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a बराबर यहाँ 5 है, b बराबर -3 है और c बराबर 2 है। मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/s हो जाएगा। 3/5 माइनस प्लस हो जाएगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। हम लोग 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तब a का मान। सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल दिया रहता है, हमसे किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण लिख लेंगे 2x² + ax + 6 बराबर 0 लिखेंगे हम लोग। चूंकि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है, इसलिए x बराबर 2 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। और समीकरण हम लोग संतुष्ट करा देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। 2 × 2 का वर्ग + 1 × 2 + 6 बराबर 0। तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 दूनी 8 + 2a + 6 बराबर 0। तो 2a + 14 बराबर 0, यानी
2 से भाग कर देंगे, +7 बराबर 0, तो बराबर क्या आ जाएगा -7। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो जिसमें कहेगा इस समीकरण में यह x का मूल है, तो हम लोग x के जगह पे वही रख के वैल्यू अपना आसानी से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक हल -2 है, तब p का मान बताइए। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि x बराबर -2 समीकरण का एक हल है, इसलिए x बराबर -2 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। अब हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -2 रख देंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और माइनस p बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस p बराबर 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -p बराबर 0 बचेगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा 0, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लल्ला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तब k का मान। तो हम लोग बिल्कुल पिछले दोनों सवालों की तरह इसको कर देंगे, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 लिख देंगे। चूंकि x बराबर -2 इसका एक मूल है, इसलिए x बराबर -2 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। संतुष्ट कराने का मतलब होता है बराबर 0 रख देना। तो -2 का वर्ग प्लस k गुणे -2 माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा, -2 के माइनस 6 बराबर 0, -2 के -2 बराबर 0, -2 के बराबर +2, इसको कैंसिल कर देंगे, k बराबर क्या आ जाएगा -1। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक की बातें हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट समझ गए, मूलों के ऊपर आधारित, मूलों के योगफल के ऊपर आधारित, और नॉर्मली जो क्वेश्चंस के मूल निकालने थे हम लोग इन सब के ऊपर बेस्ड सवाल अच्छे से देख लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समीकरण को हल करना देखते हैं। कुछ क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। तो हम लोग इसको हल कर देते हैं। 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0। हम लोग पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हम लोगों को -1 को इस प्रकार बांटना है कि -1 आ जाए और 12 आ जाए, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, पूरे में x माइनस 2 कॉमन करेंगे 2x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी 0 बराबर कर देंगे, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और दूसरा 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3/2। तो हमारा मूल हो जाएगा इस प्रकार से 2, -3/2। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग समीकरण हल करने का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ पे गुणनखंड करना उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो हम लोग इसको सिद्धाचार्य फार्मूले से कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम लोग पहले तुलना इसकी कर देते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 2b आ जाएगा, और c बराबर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग x बराबर फार्मूला लगा देंगे। होता क्या है, -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान कितना 2a। तो -b का मतलब हो जाएगा -2b प्लस माइनस करड़ी में जब b स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा 2b का स्क्वायर, और -4ac जब करेंगे 4 इंटू 1 इंटू और माइनस ऑफ c के जगह पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2a का मतलब 2 इंटू 1, तो हो जाएगा -2b प्लस माइनस करड़ी में
4b² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में है हमारे पास a² माइनस b², तो हम लोग गुणा भी कर देंगे 4a² और माइनस 4b² अपान कितना 2। यहाँ 4b² से 4b² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर -2b प्लस माइनस कर्डी में 4a² का वर्गमूल लेंगे तो 2a हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। हम लोग जब ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो -b प्लस माइनस a अपान 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -b प्लस माइनस a। अब यहाँ से हम लोग एक बार प्लस मूल ले लेंगे, एक बार माइनस, जब हम लोग प्लस मूल लेंगे प्लस लेने पर तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा -b प्लस a, इट मीन्स x बराबर a माइनस b, और जब हम लोग माइनस लेंगे तो x बराबर -b और माइनस a हो जाएगा, इट मीन्स x बराबर माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस प्रकार इस सवाल के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर a माइनस b कॉमा माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लल्ला हमारा, समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। हम लोग इसको भी त्रिज्याचार्य फार्मूले से अगर करें तो a बराबर 3 है, b बराबर -6 और c बराबर 2 है, तो x बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस कर्डी में b², तो -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, -4ac 4 × 3 × 2 और अपान 2a करेंगे 2 × 3 हो जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस माइनस कर्डी में 36 माइनस 24 और बटे 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस कर्डी में, जब इसको घटाएंगे तो 12 आ जाएगा बटे 6 बराबर 6 प्लस माइनस 2 कर्डी में 3 बटे 6। हम लोग ये ऊपर 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस माइनस कर्डी में 3 बटे 6, इसको हम लोग कट कर देंगे तो आ जाएगा बराबर 3 प्लस माइनस कर्डी में 3 बटे 3। अब अगर ऊपर हम लोग 3 से अगर हम लोग ऊपर में 3 से भाग दे दें अलग अलग तो 3 बटे 3 हो जाएगा और प्लस माइनस कर्डी में 3 बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस कर्डी में 3 बटे 3। तो इस प्रकार ये हमारा x का मान आ जाएगा। हम इसको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग प्लस मूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस कर्डी में 3 बटे 3 और माइनस अगर हम लोग मूल ले लेंगे तो x बराबर 1 माइनस कर्डी में 3 बटे 3। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस कर्डी में 3 बटे 3 कामा 1 माइनस कर्डी में 3 बटे 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ब्रैकेट के बाहर इंटू x और प्लस a² प्लस 3ab प्लस 2b² बराबर 0 को हल कीजिए। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं। से करने पर तो हमारे पास a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस ऑफ 2a प्लस 3b आ जाएगा और c बराबर a² प्लस 3ab प्लस 2b² आ जाएगा। अब हम लोग ABC की वैल्यू प्राप्त करने के बाद त्रिज्याचार्य वाले फार्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मूल आ जाएगा। सब लोग ध्यान से देखें। x बराबर हम लोग जानते हैं -b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 3b और प्लस माइनस कर्डी में b² जब हम लोग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा -4ac ब्रैकेट में a² प्लस 3ab और प्लस 2b² और अपान 2a से क्या हो जाएगा 2 × 1। अब हमारे पास x बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस माइनस कर्डी में, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² प्लस 9b² और प्लस 12ab और यहाँ हमारे पास हो जाएगा -4a² माइनस 12ab और माइनस 8b² और अपान कितना 2। 12ab से 12ab कैंसिल हो जाएगा, 4a² से 4a² कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस माइनस कर्डी में 9 में से 8 को घटाएंगे तो केवल b² बचेगा। जब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस माइनस b अपान 2 तो हो जाएगा हमारे पास कितना। यहाँ से अगर हम लोग दो अलग अलग मूल ले लें, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो देखिए हमारा दोनों मान आ जाएगा। एक बार प्लस लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा
2a प्लस 3b प्लस b बटे 2 यानी 2a प्लस 4b बटे 2। जब 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो हो जाएगा a प्लस 2b। और जब हम लोग माइनस मूल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2a प्लस 3b माइनस b बटे 2, x बराबर 2a प्लस 2b बटे 2 यानी x बराबर a प्लस b। 2 से हम लोग कॉमन करके जब कैंसिल कर देंगे तो a प्लस b बचेगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया x बराबर a प्लस 2b और कामा a प्लस b। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे समीकरण हल करने वाले मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x बराबर 1/a प्लस b प्लस x को हल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देख लें। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? हम लोग इसको हल करेंगे 1/a प्लस 1/b को इधर ही रहने देंगे और 1/a प्लस b प्लस x और माइनस 1/x कर लेंगे। यहाँ पे a भी जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ऊपर b प्लस a आ जाएगा और इधर a प्लस b प्लस x और इंटू x एलसीएम जब ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a माइनस b माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास है a प्लस बी अपान ए बी, माइनस कॉमन कर लेंगे a प्लस बी अपान x इंटू a प्लस बी प्लस x। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू a प्लस बी प्लस x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए बी। यहाँ हमारे पास ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसको पक्षांतर कर देंगे प्लस ए बी बराबर 0। हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा प्लस बी कॉमन कर लेंगे एक्स प्लस ए आ जाएगा बराबर 0। पूरे में एक्स प्लस ए कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी बराबर 0। जब हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे एक्स प्लस ए बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस ए और दूसरा एक्स प्लस बी बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस बी। तो इस प्रकार से हमारा इसके लिए मूल हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मूल के ऊपर कुछ सवाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर 4 है। हम लोग व्युत्पन्न निकाल लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 32 और हमारे पास माइनस 28 आ जाएगा d का मान। इसका मतलब d लेस देन 0 है तो हमारे मूल कैसे होंगे काल्पनिक हो जाएंगे। जब d का मान ऋणात्मक होता है मूल कैसे होते हैं काल्पनिक। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल। इसमें बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं a बराबर 4 है, b बराबर माइनस 12 है और c बराबर 9 है। विविधकर का मान हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 तो 144 माइनस 4 चौक 16 9 कितना हो जाएगा 144 तो बराबर 0 हो गया। हमारा d का मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। जब हमारा d का मान 0 के बराबर होता है तो हमारे मूल कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं तथा क्या होते हैं समान होते हैं। वास्तविक परिमेय तथा क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग मूलों की प्रकृति के ऊपर आए हुए ये सवाल भी कर लिए और अपने को कोई भी समस्या कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। हमें इसका विविक्तकर निकालना है। हम लोग आसानी से निकाल देंगे। a बराबर 3, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 4 है। d बराबर हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4 तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 चौक 48 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए, के मूलों की प्रकृति बताइए। a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 5, d बराबर हम लोग क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 5, तो हो जाएगा 9 माइनस 80 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 71। इसका मतलब d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, इसका मतलब हमारे मूल कैसे हो गए, काल्पनिक। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से पूरी तरह से समझ में आई होंगी, आपको कभी भी कोई समस्या अब नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से अगले क्वेश्चन को। सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। हम आपको इसका कंसेप्ट बताए थे कि अगर कभी दो मूल पता हो द्विघात समीकरण निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। यहाँ से हम लोग दो वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, 3 प्लस 1/3 से 3 त्रिका 9, 1 10/3 आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, 3 गुणे 1/3 तो 3 से कट गया, हमारा अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। अब जब हमें दोनों योगफल और गुणनफल हम लोग निकाल लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है, k टाइम्स यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी k टाइम्स यक्स स्क्वायर माइनस 10/3 यक्स और प्लस 1 और बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा वेरीफाई करते हैं और k की वैल्यू हम लोग यहाँ 3 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो k बराबर 3 रखने पर हमारा ये भी आंसर हो सकता है और व्यापक रूप में ये भी आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। मूल दिया रहे तो आप द्विघात समीकरण इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो अगर हम लोग इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना चाहें तो हम लोग पहले मान लेते हैं माना मूल अल्फा व बीटा है, तब इनके व्युत्क्रम 1/अल्फा व 1/बीटा होंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस b/a से तो हो जाएगा माइनस आप माइनस 7/1 बराबर प्लस 7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे c/a से तो 12/1 बराबर 12 हो जाएगा। अब इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है, अतः 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हम लोग निकालना है। जो लोग एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान 7 रख देंगे, अल्फा बीटा 12 रख देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/12। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 5। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5/2। अब हम लोग जिसकी वैल्यू पूछ रहा हम लोग उस पर चलते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू रख दें 5/2 गुणे 3/2 बराबर हो जाएगा 15/4 और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम लोग मूलों के ऊपर सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इनमें से आप प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर डालिएगा अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा, इस कंसेप्ट से अलावा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यम के किन मानों के लिए, यम के किन मानों के लिए, यम के किन मानों के लिए, यम के किन मानों के लिए समीकरण यम प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में यम प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है।
हम आपको बताए थे कि अगर कभी समीकरण के मूल समान दे के अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे और इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा m प्लस 1, b बराबर आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस 3 और c बराबर यहाँ है 2m प्लस 3। अब लिख देंगे चूंकि समीकरण के मूल समान है इसलिए d बराबर 0 और d क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एम प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 4 गुणे एम प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0, यानी 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 8m स्क्वायर माइनस 20m और माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m माइनस 8m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर और आ जाएगा हमारे पास 24 और 20 को हल करेंगे तो 4m और यहाँ 36 और 12 को हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा प्लस 24 बराबर 0। हम लोग माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे तो m स्क्वायर माइनस m और माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। m कॉमन m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन m माइनस 3 बराबर 0। पहले ब्रैकेट में m माइनस 3 दूसरे में m प्लस 2 बराबर 0। तो हम लोग जब इसको बारी बारी 0 बराबर करेंगे तो एक बार m बराबर 3 आ जाएगा और एक बार m बराबर क्या आ जाएगा -2। तो m बराबर 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा -2। m बराबर 3 और -2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातों को हम लोग समझने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। अगर हम लोग इसको हल करने से चलें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पे लिखा गया पहले वाले में दूसरे में इसका व्युत्क्रम लिखा गया था। हम लोग पहले वाले पद को y मान लेते हैं, माना x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 बराबर y। अगर हम लोग इसको y मान लेंगे तब x प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 अपान वाई। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 3 इंटू 1 अपान वाई माइनस 4 बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4y अपान वाई बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग इसका फैक्टर कर देते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, वाई कामन वाई माइनस 3 माइनस 1 कामन वाई माइनस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा वाई माइनस 3 और वाई माइनस 1 बराबर 0। आगे हो जाएगा यहाँ से हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 और दूसरा y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1। तो इस प्रकार हमें y की दो वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम लोग पहला हल करेंगे जब y बराबर 3, y की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 3। हम लोग तीर गुणा कर देते हैं, 3x प्लस 6 बराबर x माइनस 2 यानी 2x और बराबर क्या हो जाएगा -8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक वैल्यू -4 हो जाएगी। दूसरा जब y बराबर 1, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 1 तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर x माइनस x प्लस 2 बराबर x माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम लोग हल करेंगे x माइनस 2 बटे x प्लस 2 तो y पे इस पे वैल्यू हमारी नहीं पॉसिबल है क्योंकि x और x क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर -4, x बराबर क्या आ जाएगा -4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर
-5x + 3 = 0 को हल कीजिए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें a = 2 दिखाई दे रहा है, b = -5 और c = 3। तो हम लोग सीधे फार्मूले जब लगाएंगे x = -b तो +5 हो जाएगा। यहाँ 25 माइनस करने में 4 × 2 × 3 हो जाएगा, अपान 2 × 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस करने में 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 8 3 24 बटे 4। तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस करने में 1/4 यानी 5 प्लस माइनस 1/4। अब एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे यहाँ से और एक बार माइनस ले लेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 5 + 1/4 यानी 6/4 यानी 3/2। और जब माइनस ले लेंगे तो 5 - 1/4 यानी 4/4 = 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3/2 और 1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 को सूत्र से हल कीजिए। हमें श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। तो यहाँ पे a = 9 है, b = 7 है और c = -2 है। तो x बराबर हम लोग जानते हैं -b तो -7 प्लस माइनस कर देंगे b² -4ac अपान 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -7 प्लस माइनस कर देंगे 49 और माइनस प्लस 4 9 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 और बटे 18। तो यहाँ से हो जाएगा -7 प्लस माइनस कर देंगे 9 2 11 7 4 11 और 1 12/18 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल हम लोग ले लेंगे -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 11 और बटे 18। अब यहाँ से हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार हम यहाँ से क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। तो हम लोग जब प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा -7 + 11/18 यानी 4/18 यानी 2/9। और जब माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा -7 - 11/18 तो -18/18 यानी -1। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2/9 और कामा -1। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग सबसे इसके लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी द्विघात समीकरणों पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, जिसको हम लोग इबारती प्रश्न कहते हैं और इंग्लिश में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 4 सही 1/4 है, तब संख्याएं बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तब उसका व्युत्क्रम 1/x है। अब हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों का योग x + 1/x = 4 सही 1/4 यानी x + 1/x = 17/4। हम लोग जब इसको हल करेंगे x² + 1/x = 17/4 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x² + 4 = 17x यानी 4x² - 17x + 4 = 0। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो -16x - x + 4 = 0। यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 4, -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 4, पूरे में x - 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 = 0। जब हम लोग इसको बारी बारी 0 बराबर करेंगे, x - 4 = 0 तो x = 4, और जब 4x - 1 = 0 करेंगे तो x = 1/4। तो इसका मतलब है जब हम लोग उस संख्या को x = 4 लेंगे तो उसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 1/4, और जब उस संख्या को हम लोग 1/4 लेंगे तो व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लिख देंगे अतः वे संख्याएं 4 और 1/4 है, 4 और 1/4। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला सवाल उम्मीद करते हैं आपको शाब्दिक का अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आगे कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है,
तो आधार की लंबाई बताइए, तो आधार की लंबाई बताइए। सब लोग ध्यान से देखें, हम लोग मान लेंगे माना आधार की लंबाई बराबर यक्स, तब ऊंचाई बराबर यक्स प्लस 7, क्योंकि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। अब प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30 यानी 1/2 आधार कितना है यक्स और ऊंचाई कितना है इंटू यक्स प्लस 7 बराबर 30, यक्स इंटू यक्स प्लस 7 बराबर 60, यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। हम लोग इसका गुणनखंड कर देते हैं, प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, यक्स कॉमन यक्स प्लस 12 माइनस 5 कॉमन यक्स प्लस 12 बराबर 0, पूरे में यक्स प्लस 12 कॉमन तो यक्स माइनस 5 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे, पहला यक्स प्लस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 12, यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होगी। दूसरा यक्स माइनस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर 5 हो जाएगा। लिख देंगे अतः आधार की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लल्ला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल, यदि एक रेलगाड़ी की चाल, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है, तब रेलगाड़ी की चाल बताइए, तब रेलगाड़ी की चाल बताइए। लल्ला ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, आगे लिख देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर नई चाल बराबर यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमको कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर। दूरी में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो अगर हम लोग प्रारंभिक समय निकालें, प्रारंभिक समय तो कितना आ जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 360 और प्रारंभिक चाल क्या है यक्स, तो इतना घंटा लगेगा। नया समय अगर हम लोग निकालें जब हम लोग चाल बढ़ा दिए, तो फार्मूला अभी भी रहेगा दूरी बटे चाल। दूरी है 360 अपान कितना हो गया यक्स प्लस 5 घंटा, इतना लगेगा। आप लोग एक कंसेप्ट समझिएगा, जब हमारी चाल अधिक रहेगी तो हमें समय कम लगेगा, और अगर हमारी चाल कम रहेगी तो हमें समय अधिक लगेगा। हम हमेशा बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटाते हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों के समयों में कितना अंतर है, 1 घंटे का। तो हम लोग लिखेंगे समयों का अंतर बराबर 1। अब किस वाले समय में से कौन सा घटाएंगे, अधिक वाले समय में से कम वाले समय को घटा देंगे। अधिक समय किस में लगेगा, जब चाल कम रहेगी, यानी 360 बटे यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 360 कॉमन कर लेंगे, 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 1। अंदर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यक्स प्लस 5 माइनस यक्स बटे यक्स इंटू यक्स प्लस 5 और बराबर 1 बटे 360। यहाँ यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा यक्स इंटू यक्स प्लस 5 बराबर 360 गुणे 5, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 36 बच्चे 180, 1800 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। आप बस यहाँ से अब क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वही रेलगाड़ी की क्या रहेगी, चाल रहेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यक्स कॉमन यक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन यक्स प्लस 45। अब
पूरे में x प्लस 45 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0। जब दोनों को 0 के बराबर हम लोग करेंगे बारी बारी से तो x प्लस 40 बराबर 0, सॉरी x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45 आ जाएगा। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। x माइनस 40 बराबर 0 यानी x बराबर 40। अतः रेलगाड़ी की चाल हमारे पास कितना आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत अच्छे से लगा डालिएगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है। तो संख्याएं बताइए। चलें सब लोग ध्यान से देखें। अगर हमें क्रमागत विषम पूर्णांक लेने होते हैं तो हम उसको 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्रमशः 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 हैं। प्रश्नानुसार जब इसके वर्गों का योग करेंगे यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 394 दिया है। हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4x, और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6। 2a भी हम लोग करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12x और बराबर 394। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, 12 4 16x और 9 1 10, दोनों घटाएंगे तो माइनस 384 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 चौक को 32 और 8 कट जाएगा ये पूरा। इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन x प्लस 8 बराबर 0। तो पूरे में x प्लस 8 और x माइनस 6 बराबर 0। जब हम लोग इसको 0 बराबर करेंगे, x प्लस 8 को 0 बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 8 आ जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। दूसरा x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा। लेकिन तो हमें दोनों पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। हमारा पहला क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 से 2 गुणे 6 प्लस 1 यानी 13 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 से 2 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 15 आ जाएगा। तो हमारा वो दोनों पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 और 15। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग लिखेंगे माना दोनों संख्याएं x तथा y है। प्रश्नानुसार कह रहा है उनका योगफल 27 है, यानी x प्लस वाई बराबर 27, तो y बराबर आ जाएगा 27 माइनस x। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और गुणनफल कहा है 182 है, तो x इंटू समीकरण 1 से y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 27 माइनस x बराबर 182। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस से गुणा करने पर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। जब हम लोग इसका फैक्टर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन करेंगे x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। पूरे में x माइनस 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो इसका मतलब अगर एक संख्या उसमें 14 रहेगी तो दूसरी संख्या उसमें क्या हो जाएगी 13, और अगर एक संख्या 13 रहेगी दूसरी क्या हो जाएगी 14। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, 14 13 अथवा 13 14। तो इस प्रकार से वह दोनों संख्याएं हो जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी भी होती जा रही होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, 244 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं। अगर हमें क्रमागत सम संख्या माननी हो तो हम लोग मानते हैं हमेशा 2x और 2x + 2, माना दोनों क्रमागत सम संख्याएं 2x तथा 2x + 2 हैं। अब प्रश्नानुसार इसका वर्ग कहा है, यानी 2x का वर्ग और प्लस 2x + 2 का स्क्वायर बराबर दिया है 244। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर + 4, 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर 244। यहाँ से हो जाएगा 8x स्क्वायर + 8x - 240 बराबर 0, x स्क्वायर + x - 30 बराबर 0, x स्क्वायर + 6x - 5x - 30 बराबर 0, x कॉमन x + 6 - 5 कॉमन x + 6 बराबर 0, x + 6 और x - 5 बराबर 0। इनको हम लोग बारी बारी 0 बराबर करते हैं। अगर हम लोग x + 6 को 0 बराबर करेंगे तो x बराबर -6 आ जाएगा, यह मान्य हो जाएगा। और अगर x - 5 को 0 बराबर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला जो धन सम पूर्णांक हो जाएगा 2 × 5 बराबर 10 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा 2 × 5 + 2 बराबर हो जाएगा 12। तो 10 और 12 वह दोनों क्रमागत धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो क्या ज्ञात करना है? करा तब संख्याएं ज्ञात कीजिए, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मानते हैं, माना दोनों संख्याएं x व y हैं तथा x > y। प्रश्नानुसार उनका अंतर 2 है, यानी x - y बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 2 + y, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और वर्गों का योग यानी x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 34। समीकरण 1 से हम लोग y की जगह पे क्या x की जगह पे क्या रख देते हैं? 2 + y। तो 2 + y का स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 34। 4 + y स्क्वायर + 4y + y स्क्वायर बराबर 34। 2y स्क्वायर + 4y, और 4 में से 34 घटाएंगे तो -30 बराबर 0 हो जाएगा। y स्क्वायर + 2y - 15 बराबर 0, यानी y स्क्वायर + 3y - y y स्क्वायर + 5y - 3y - 15 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन y + 5 - 3 कॉमन y + 5 बराबर 0। पूरे में y + 5 और y - 3 बराबर 0। जब हम लोग इसको 0 बराबर करेंगे, पहला y + 5 बराबर 0 तो y बराबर -5, और दूसरा y - 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। ये माइनस वाला अमान्य मान लेंगे, ये y वाला 3 वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम लोग अगर y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 2 बराबर 5। तो लिख देंगे अतः वे संख्याएं 5 और 3 है, 5 और 3 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में, और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में,
कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। हम लोग मान लेंगे माना धारा की चाल बराबर यक्स। क्वेश्चन में नाव की चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की प्रतिकूल दिशा में अगर हम लोग नाव की चाल निकाल लें तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। अब दूरी कितना दिया है 30 किलोमीटर। तो अगर हम लोग धारा के अनुकूल दिशा में नाव को जाने में लगा समय निकालें तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 30 और हमारे पास चाल है 15 प्लस यक्स, इतना घंटा लगेगा। और धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव को वापस आने में लगा समय क्या हो जाएगा, यहाँ भी दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी अभी भी 30 है लेकिन चाल क्या है 15 माइनस यक्स घंटा। अब प्रश्नानुसार कुल समय कितना दिया है जाने में और वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट। कुल समय कैसे निकालेंगे, जाने में कितना लगा 30 बटे 15 प्लस एक्स और वापस आने में कितना लगा 30 बटे 15 माइनस एक्स बराबर 4 प्लस, हम लोग मिनट को भी घंटे में चेंज कर देते हैं, 30 बटे 60 हो जाएगा। यहाँ से 30 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स बराबर 4 दूनी 8 1 9 बटे 2। तो 30 गुणे यहाँ अंदर आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स और बटे वर्गांतर से 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटे 2। इसको हम लोग काट देंगे। 30 गुणे 30 को हम लोग 900 डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 यानी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 25 यानी माइनस माइनस कैंसिल एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। माइनस हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इस प्रकार एक्स बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना प्यारा सवाल आपको समझ में आया होगा। ये पेपर में आने की संभावना, सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, कई बार इसकी प्रैक्टिस कर डालेंगे। अगला क्वेश्चन है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तब दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सब ध्यान से देखें। हम लोग मान लेंगे माना दोनों वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्रमशः x तथा y है और x ग्रेटर देन y है, तब प्रश्नानुसार उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरे का y स्क्वायर बराबर 468। अब इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे और कह रहा परिमापों का अंतर 4x माइनस 4y
बराबर 24, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6, यानी x बराबर वाई प्लस 6। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से x का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, यानी वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2i स्क्वायर प्लस 12y, और जब हम लोग इसको घटाएंगे 468 में से 36 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 432 बराबर 0। हम लोग 2 से जब भाग दे देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 216 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका केवल फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हमारा आसानी से जो मान आएगा उसकी सहायता से हम लोग भुजाएं निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 बराबर 0। तो y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। y प्लस 18 पूरे में और y माइनस 12 बराबर 0। जब हम इसको बारी बारी 0 बराबर करेंगे y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18 आ जाएगा, और दूसरा y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर प्लस 12 आ जाएगा। इसको माइनस में अमान्य छोड़ देंगे। अब हम लोग y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 6 बराबर 18। लिख देंगे अतः पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x, और x का मतलब कितना हमारे पास आ गया 18, तथा दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर और 12 मीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें अच्छे समझ में आई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। दोनों में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है तब नई भिन्न और मूल भिन्न का योग, तब नई भिन्न और मूल भिन्न का योग, नए भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। 29/20 हो जाता है तब मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न बताइए। सब ध्यान से देखें। हम लोग मान लेंगे माना मूल भिन्न x/y है, जहाँ x अंश तथा y हर है। अब कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो मूल भिन्न जो x/y है, प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग आए, प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग आए तो कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, अर्थात भिन्न हमारी वास्तव में क्या है, मूल भिन्न जो है x/, उसका अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है हर से 3 कम है, तो अगर हमारा हर y है तो हमारा अंश क्या हो जाएगा y माइनस 3/y। जो अंश है वह हर से 3 कम है। कह रहा है यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो ये हमारी हो गई मूल भिन्न। अब अगर अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो हमारी नई भिन्न क्या आ जाएगी y माइनस 3/2 और बटे y प्लस 2। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1/y प्लस 2। ये कब हुआ, अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर। तो ये हमारी नई भिन्न हो गई। अब मूल भिन्न प्लस नई भिन्न दोनों का योग कितना दिया है 29/20। तो हमारी मूल भिन्न क्या है y माइनस 3/y और प्लस y माइनस 1/y प्लस 2 बराबर 29/20। हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3
वाई प्लस 2 और प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 बराबर 29/20। तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3y, तो माइनस वाई बचेगा और माइनस 6, और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और बटे वाई स्क्वायर और प्लस 2y बराबर 29/20। यहाँ जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6 अपान वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 29/20। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 दूनी 40 वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई माइनस 120 बराबर 29 वाई स्क्वायर प्लस 58 वाई। जब हम इसको घटा देंगे 11 वाई स्क्वायर, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 और 58 मिल के 98 वाई हो जाएगा, 98 वाई, और कितना हो जाएगा माइनस 120 और बराबर 0। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 वाई स्क्वायर माइनस 110 वाई और प्लस 12 वाई माइनस 120 बराबर 0। 11 वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस 10 बचेगा, और यहाँ प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस 10 बचेगा। पूरे में वाई माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 11 वाई प्लस 12 और बराबर 0। तो एक वैल्यू हमारे पास, जब हम वाई माइनस 10 को 0 के बराबर करेंगे तो वाई बराबर 10 आ जाएगी, और एक बार 11 वाई प्लस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास वाई बराबर माइनस 12/11 हो जाएगा। तो यह मान्य हो जाएगा, वाई बराबर 10 को हम लोग स्वीकार कर लेंगे। तो हमारे पास मूल भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, y की जगह पे 10 रख देंगे तो 10 माइनस 3/10 यानी 7/10, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। लल्ला, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई से पुणे की मुंबई से पुणे की 192 किलोमीटर की यात्रा में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। दो घंटे कम समय लेती है। आगे करा यह धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तब प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना यहाँ पे बताया गया तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो हम लोग पहले धीमी वाली मान लेते हैं। माना धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर यक्स, तब तेज चलने वाली रेलगाड़ी की औसत चाल क्या आ जाएगी, इससे 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। कह रहा है कि यह धीमी चलने वाली रेलगाड़ी का औसत चाल तेज चलने वाली रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर हम लोग तेज वाली की मान लें, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की औसत चाल यक्स है, तो धीमी चलने वाली क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 16। अब ठीक है, अब हमारे पास दूरी क्या दिया है, दूरी हमारे पास दिया है 192 किलोमीटर। अगर हम लोग तेज चलने वाली गाड़ी का समय निकालें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तेज चलने वाली रेलगाड़ी का समय दूरी बटे चाल से क्या हो जाएगा, 192 और बटे चाल कितना है, यक्स। अगर हम लोग धीमी चलने वाली रेलगाड़ी के लिए समय निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल से
हमारे पास हो जाएगा 192/x-16। इसको इतना समय लगेगा, इसको इतना समय लगेगा। अब प्रश्नानुसार दोनों के समयों का अंतर कितना है? 2 घंटे का। तो लोग अधिक समय जो लेगा उसमें से कब वाले समय को घटा देंगे, तो अधिक समय कौन लेगा? जिसकी चाल कम रहेगी, यानी 192/x-16 माइनस 192/x बराबर कितना? 2 घंटे। अब जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/x-16 माइनस 1/x और बराबर 2। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस x प्लस 16/x इंटू x माइनस 16 और बराबर 2। हम 2 से काट देंगे तो ये 2 9 18, 96 बार में कट जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 96 × 16/x² माइनस 16x बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x² माइनस 16x बराबर x² माइनस 16x बराबर, इसका हम लोग गुणा कर देंगे। 16 छक्का 96, 9 और 16 9 144 और 9। जब हम 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, यानी x² माइनस 16x माइनस 1536 बराबर 0। अब हम लोग इसी का क्या कर लेंगे? केवल फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो x की वैल्यू आ जाएगी उसके आधार पे हम लोग चाल निकाल लेंगे। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 48x प्लस 32x माइनस 1536 बराबर 0। तो x कॉमन x माइनस 48 प्लस 32 कॉमन x माइनस 48 बराबर 0। पूरे में x माइनस 48 x प्लस 32 बराबर 0। तो जब हम लोग बारी बारी 0 बराबर करेंगे, x माइनस 48 बराबर 0 तो x बराबर 48 और दूसरा x प्लस 32 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 32। तो ये अमान्य हो जाएगा। तो हमारी जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है वो कितना आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमे की इससे कम है 48 माइनस 16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की औसत चालें हो जाएंगी और यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम लोग मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे द्विघात समीकरण पे कर लिए हम लोग। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ गए। आपका अगर कोई बचा हुआ क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमारे पास भेज भी सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे अगर कोई भी बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा। बाकी हम लोग मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, यहाँ तक कि आप लोग सब क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा अच्छे से। आप लोग सारे अगर इतने क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको पेपर में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।